मर्द आम्ही मराठे करे दुश्मनाला बरे का बरे. देश रक्षा वया धर्म तारा वया कोण झुंजा समागे सर. इंडियन आर्मी ने पहले चरण में यह डिसाइड किया कि हम केवल पाकिस्तान के आतंक के ठिकानों को टारगेट करेंगे और 6-7 की रात को ये हमारे दिमाग में ये था कि बदला लेना है, बाकी कुछ नहीं था, बस बदला लेना है, मुंह तोड़ जवाब देना है. यही दिन के लिए सभी जवान इसी दिन के इंतजार थी. तो बस दुश्मन के ऊपर गाना गाते हुए दुश्मन के ऊपर फायर करें. आप जो मारो हमें मारेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. नहीं मारोगे तो आप मारोगे. जो डर गया वो मर गया. बाईस अप्रैल 2025 पहलगाम हमले का अब 1 साल पूरा होने जा रहा है. तो इस मौके पर हम इन भारतीय जवानों के साथ आज बातचीत करेंगे और समझेंगे कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह अंजाम दिया और इन वीर जवानों ने किस तरह उस ऑपरेशन को अंजाम देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके बदौलत पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी. तो स्वागत करते हैं सभी फौजी भाइयों का. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर. तो सबसे पहले मैं परिचय कराती हूँ कर्नल कोशांक लांबा का. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. मेजर एमसन इनपुई भी हैं हमारे साथ और जुड़ रहे हैं विकास मिर्डे. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. ऑपरेशन सिंदूर की जब बात करते हैं, जब पहलगाम अटैक की बात करते हैं, निहत्थे निर्दोष लोगों पर उन्होंने गोलियां बरसाईं. कर्नल साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर कि ये ऑपरेशन कैसे शुरू किया गया और आप लोगों को इसकी सूचना कब मिली? जी, सबसे पहले 22 अप्रैल को जब यह आतंकी हमला हुआ तो हमारी इंडियन आर्मी की एक जो बुनियादी तरतीब है उसी के तहत सभी यूनिटों में कुछ लेवल की तैयारी अपने आप स्टार्ट हो जाती है. इसके लिए किसी को आदेश देने की ज़रूरत नहीं होती. ये अंदेशा लिया जाता है कि ये हालात आगे जाकर के किसी मिलिट्री ऑपरेशन में तब्दील हो सकते हैं, तो उसके तहत सभी यूनिट अपनी कुछ ना कुछ तैयारी का एक लेवल अप ले जाते हैं. तो हमारी यूनिट ने भी इसी तरीके से अपनी तैयारी को जारी किया. जिस प्रकार से हम अपनी तैयारी को करते हैं कि अगर हमें किसी ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है तो उस तैयारी को जारी किया. कुछ एक दिनों के बाद हमें बताया गया कि हम मोबिलाइज़ करके कश्मीर में जाएंगे और कश्मीर में जाकर के हमें कुछ ऑपरेशन करना होगा जिसकी कंप्लीट नॉलेज और हम कहाँ पे जाएंगे ये भी उस समय पर नहीं दी गई थी. तैयारी का स्तर एक लेवल और अब चला गया. फिर उसके बाद हम वहाँ से तैयार होकर निकले और यूनिट को लेकर के कश्मीर गए और वहाँ पर पहुँच के जिस प्रकार से हमें बताया गया कि हमें अब दुश्मन के टेरर के ठिकानों के ऊपर स्ट्राइक्स करनी हैं और उसकी जो बुनियादी प्रिपरेशन थी, उसकी जो प्लानिंग थी, कहाँ पे हम अपनी गन्स को लगाएंगे, कहाँ पे हम टारगेटिंग करेंगे, किस प्रकार से ये टारगेटिंग पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट की जाएगी, इसकी प्लानिंग प्रिपरेशन में हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी. और रात 6 और 7 की जब रात को 1 बजे के तकरीबन हमें जब आदेश क्लियर मिले तो हमने दुश्मन के टेरर के ठिकानों के ऊपर बहुत अचूक प्रहार करके उनके टेरर के ठिकानों को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया. सर, आप वीर चक्र विजेता भी हैं. इस ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद आपको यह सम्मान मिला. मैं जानना चाह रही हूँ कि ये जो ऑपरेशन था ये कितना चुनौतीपूर्ण था आप लोगों के लिए और आपको कैसे पता था कि ये सटीक निशाना हमें इस जो आतंकी ठिकाने हैं पाकिस्तान की वहाँ पर लगाना है? तो ये ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण था और हम में से सभी ने अपने अपने स्तर पर अलग अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना करके इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया. जैसे कि आपने पूछा मेरे लिए, तो सबसे बड़ी चुनौती मेरे या हमारे सामने ये थी कि अपनी यूनिट को दूर से कश्मीर में लेकर आना है और एक इसने आला दर्जे का जो ऑपरेशन है वो प्लान भी होना है और एग्जीक्यूट भी होना है. तो उसकी सीक्रेसी को
बरकरार रखना, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। ये ऑपरेशन कश्मीर से ऑपरेट हुआ ये, या फिर इसका मेन सेंटर दिल्ली था? कश्मीर से ही हम, मतलब मेरे लेवल पे अगर हम बात करेंगे तो मेरी यूनिट उस समय कश्मीर में थी, बट ऑफ कोर्स आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली में है, तो आर्मी हेडक्वार्टर ही सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो जिस तरीके से हम दूर से उठ करके कश्मीर में आए, फिर वहाँ पे हमने जिस प्रकार से उसकी प्लानिंग प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो पहला चैलेंज ये था कि इसकी सीक्रेसी को मेंटेन किया जाए, दुश्मन को ये अंदेशा ना लगे कि हम कहाँ पे आए हैं और हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि वो कहीं हमें निशाना ना बना पाए। इसके साथ साथ जब हम प्लानिंग करते हैं तो एक चैलेंज ये भी होता है कि हमारी टारगेटिंग के अंदर, चाहे वो दुश्मन देश का ही क्यों ना हो, किसी भी सिविलियन को हानि ना हो। तो हमारे पास ये भी डायरेक्टिव था कि हम चाहे पाकिस्तान के टेरर के ठिकानों पर जब स्ट्राइक करेंगे तो वहाँ ये खबर थी कि पाकिस्तान ने अपने टेरर के ठिकाने गाँव में सिविल लोगों के बीच छुपा रखे थे, उनको ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करने का उनका पहले भी रहा है, तो उन सिविलियंस को हानि नहीं होनी चाहिए। तो ये भी एक चैलेंज था कि हमारा जो फायर है वो इतना कारगर और एक्यूरेट होना चाहिए कि हम चाहे दूसरे देश का ही हो पर किसी सिविलियन को हानि ना पहुंचाए। तीसरा महत्वपूर्ण चैलेंज जो हमने फेस किया वो ये था कि जब भी हम ऐसा कोई ऑपरेशन प्लान करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम अगर दुश्मन के ठिकानों के ऊपर स्ट्राइक्स करेंगे तो दुश्मन भी उसका जवाब देगा। तो दुश्मन हमें किस प्रकार से स्ट्राइक कर सकता है, क्या वो अपनी आर्टिलरी यूज़ कर सकता है, अपने ड्रोन यूज़ कर सकता है, किसी आतंकी को हमारे पर भेज सकता है हमारे इलाके को अटैक करने के लिए। तो उन सभी थ्रेट्स को समझना और उनके खिलाफ अपनी फोर्स को प्रिजर्व करने के जो एक्शन लेने हैं, ये भी एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट था। मेजर साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ कि जब ये ऑपरेशन चल रहा था तो आपकी भूमिका क्या थी? आपने किस तरह से इस ऑपरेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था? जब ऑपरेशन सिंदूर का जब हम स्टार्ट, पहले हम LOC के अक्रॉस पर हमें एक लॉन्च पैड हमने सेलेक्ट करके रखा था कि हमें इसमें स्ट्राइक करेंगे। तो इस लॉन्च पैड में काफ़ी पहले का इन कोलैबोरेशन के बाद भी काफ़ी पुराना हिस्ट्री भी था, वो पुराना लॉन्च पैड था। तो हमको उस टारगेट को हमने इंजाम देने के लिए हमने जब स्टार्ट हुई थी तो हमारा एरिया पे उस टारगेट पे अपना प्रिसीजन मिसाइल से स्टार्ट हुए। उस प्रिसीजन स्ट्राइक के बाद जब हम आपस में आईबॉल टू आईबॉल जब कांटेक्ट हुए तो उसमें पूरा हमारे पास जितना भी हमारे पास बटालियन सपोर्ट वेपन, कंपनी सपोर्ट वेपन और इसके अलावा कोई और सपोर्ट वेपन है, वो सारे पूरा कोऑर्डिनेट करके पूरा कोऑर्डिनेटेड फायर असॉल्ट हमने दुश्मन का पोस्ट को हमने बर्बाद करने था। तो ये मेरा रोल था एज ए कंपनी कमांडर। मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर मैं डिप्लॉय था, मेरा बंदा सब मिलके हमने पूरा अपना टास्क जो भी पूरा हमको सब क्लियर था कि जब आदेश मिले तो आपको एक जवान हर जवान तक अपना काम बांट के रखी थी। इवन बंकर यानी दुश्मन की बंकर में भी हमने ऐसे बांट के रखे थे कि कौन बंकर का दाहिने लूपहोल, मध्य वाला दाहिने, इतना तक हमने स्टडी करके रखी थी। तो उसमें जब मौका मिले उसमें पूरा हमने जितना भी जो हमारे पास था उसमें हमने सारे पूरा मुंह तोड़ जवाब दे दिए थे। आपको अदम्य साहस के लिए मेंशन इन डिस्पैचेज एक तरह का सम्मान भी मिला है आपको। इस ऑपरेशन के समय आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था? किस तरह के थॉट्स आ रहे थे कि पूरा ख़त्म कर देना है आतंकियों को, उनके ठिकानों को? कुछ किस तरह के थॉट्स थे, हम ये जानना चाहते हैं। इस ऑपरेशन सिंदूर के लिए मुझे मेंशन ऑफ डिस्पैचेस के दिए गए थे। ये मेरा नहीं था, मेरे कंपनी के लिए दिया है। मेरे साथ जो वहाँ पे मेरे साथ पोस्ट में थे, बंकर में थे, टनल में हम आपस में पूरा जितना भी जो किया है इसका एक रिकॉग्निशन है। तो मेरा कंपनी और मेरा बंदों को सबका था इसमें। तो मेरे लिए अकेला के लिए नहीं दिया है, पूरी कंपनी के पूरा कंपनी का था। तो आप लोग बंकर में छुपे हुए थे उस समय? बंकर से ही अटैक कर रहे थे आप पाकिस्तान की तरफ? बंकर से भी करते, कुछ हम
आईबॉल टू आईबॉल यानी कि हम फेस टू फेस में हम कर रहे थे, तो बंकर से भी कर रहे थे, हम टनल से भी कर रहे थे। एंड ऐसा कोई जगह हो कि हम दुश्मन को बड़ी मात्रा से हम फायर कर सके, ऐसी जगह हमने चुन के रखे थे, हर जगह से हमको एंगेज कर रहे थे। तो बस हमारा दिमाग में ये था कि बदला लेना है, बाकी कुछ नहीं था, बस बदला लेना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। बस यही दिन के लिए सभी जवान इसी दिन के इंतज़ार थे, इसी जगह के लिए हम सभी बंदा ये वर्दी जो पहना है। तो बस जब मौका मिले, बाकी कुछ नहीं था, बस सभी का जवान का दिमाग में बस यही था, बस उनको बस मुंह तोड़ के दबा देना है, सबक सिखाना है, बस इतना ही प्रिंसिपल था। बाकी जो ग्राउंड पे जो हुआ है वो पूरा सब बंदा मिलके सब किया है। विकास जी, जब ये ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर, तो सरकार से लेकर और एक जो नागरिक है इस देश का, सब देख रहा था कि हमारी सेना किस बहादुरी के साथ, किस अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी। आपकी तरफ जब पाकिस्तान की तरफ से जब वेपन्स आ रहे थे, तो किस तरह से मुकाबला हो रहा था? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी जो बटालियन है और ये एलसी पर डिप्लॉयमेंट है पहले से, और एलसी पर जो बटालियन रहती है वो हर एक चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहती है। जूनियर मोस्ट जवान को अपना टास्क पता होता है, सीनियर मोस्ट से लेकर जूनियर मोस्ट तक। तो हमको हमारे जो टारगेट थे वो वेरीफाई थे पहले से, ऑपरेशन सिंदूर के पहले भी और बाद में भी। मतलब हमारे टारगेट वेरीफाई रहते कि मैंने करना क्या है। तो जैसे ऑपरेशन सिंदूर का उसके बीच में नाम सुना तो एक खून खुल उठा कि जो हमारे पहलगाम में जो वीर शहीद हुए उनका बदले लेने का एक जज्बा दिल के अंदर आया कि अभी इनको छोड़ना नहीं। तो उस प्रकार से मेरा जो रोल था, मैं एंटी टैंक यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डेट का हिस्सा था, और दुश्मन के ऊपर एक जो टारगेट चुना था उस टारगेट को निस्तानभूत करना, ये मेरा टारगेट था। आपको सेना मेडल भी मिला है। तो विकास जी, ये बताइए कि जब ये चल रहा था ऑपरेशन, तो आपने जैसा बताया कि दिमाग में था कि बदला लेना है, और सटीक निशाने भी आप लोगों को बता दिए गए थे। मन में कोई और फियर था, कोई चिंता थी? कोई चिंता नहीं थी या कोई डर था। हम तो बस दुश्मन के ऊपर गाना गाते हुए दुश्मन के ऊपर फायर कर रहे थे। अच्छा। और दुश्मन को हमने मुंह तोड़ जवाब भी दिया। कौन सा गाना गा रहे थे उस समय? वो एक हमारा शौर्य गीत है कि मर्द आम्ही मराठे करे, दुश्मन आला भरे का परे, देश रक्षा वया धर्म तारा वया, कोण झुंजा समागे सरे। देश की रक्षा, सच में आप जैसे बता रहे ना, ये जो गाने हैं ना आपके, इसके तो जो बोल हैं वही बस खून गर्म कर देते हैं। वही जवानों का हौसला बढ़ाता है। कोई भी शौर्य, मतलब इंडियन आर्मी में क्या होता है, शौर्य गीत होता है, उसे हमारा हौसला अफजा हो जाता है। बिल्कुल। और हर एक जवान मोटिवेट था और हर समय पर उसको टास्क पता था और अपने टास्क के ऊपर वो ध्यान दे रहा था। देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये ऑपरेशन मोटा मोटा 2 चरणों में हुआ। जब आतंकी हमला हमारे पे हुआ तो इंडियन आर्मी ने पहले चरण में यह डिसाइड किया कि हम केवल पाकिस्तान के आतंक के ठिकानों को टारगेट करेंगे, ना ही हम उनकी सेना के ठिकानों को टारगेट करेंगे, और सिविलियंस को तो बिल्कुल भी टारगेट नहीं करेंगे। और 6-7 की रात को यही हुआ। आपने देखा है मीडिया में कितनी बार क्लियर हो चुका है कि जो मुख्य आतंकी ठिकाने कश्मीर के सरहद पार जो पीछे डेप्थ में उन्होंने बना रखे थे, उनको बहुत भारी नुकसान हुआ। वहाँ पे बहुत तादाद में जो टेररिस्ट सामने के लॉन्च पैड से पीछे की तरफ चले गए थे, उनको हानि हुई और बहुत टेररिस्ट मारे भी गए। उसकी जवाबी कार्रवाई में जब पाकिस्तान ने हमारे पर फायर करना शुरू किया, यानी कि इंडियन आर्मी के जो ठिकाने थे उनके ऊपर, चाहे वो आर्टिलरी को, चाहे मोटर से फायर हो, चाहे वो ड्रोन के हमले हों, जब ये करने शुरू किए, तब इंडियन आर्मी ने इस ऑपरेशन का दूसरा चरण स्टार्ट किया, जहाँ पे हमने उनकी मिलिट्री को एंगेज करना शुरू किया। अच्छा। जिसमें उनकी मिलिट्री को भी बहुत भारी हानि हुई, उनका बहुत इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय हुआ है,
और आपने देखा कि ये ऑपरेशन बहुत ही जॉइंट तरीके से किया गया, जिसमें उनके हवाई अड्डों को भी बहुत नुकसान पहुंचा गया, उनकी आर्टिलरी की बैटरीज़ को बहुत नुकसान पहुंचा, उनके जवानों की बहुत हानि हुई है। तो ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो साजो सामान के साथ साथ पाकिस्तान के मोराल पे भी इसका बहुत भारी इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि हम देख रहे थे कि जब दूसरा चरण स्टार्ट हुआ और हम पाकिस्तान के मिलिट्री के इलाकों को टारगेट कर रहे थे तो वहाँ से जिस तरह से जवाबी कार्रवाई आनी चाहिए उस तरह की जवाबी कार्रवाई आनी बंद हो गई थी। तो हमें साफ ये फील हो रहा था कि उनका जो है कि उनका हौसला, मतलब उनको ऐसा फील हो रहा है कि ये हमने जो शुरू तो कर दिया है लेकिन अब ये जल्दी ही ख़त्म हो जाए तो बहुत अच्छा है, ये हम कहाँ फंस गए आगे। तो ये जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से हमारी तरफ ड्रोन भी बहुत आ रहे थे, ये हमने अमृतसर की तरफ भी देखा और ये हर जगह पंजाब में जगह जगह ड्रोन आए। तो ये इस ड्रोन को जो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो कैसे इसको रोक रहा था, कैसे इस पर काम हो रहा था? देखिए, दो प्रकार से ड्रोन पाकिस्तान हमारे तरफ भेज रहा था। एक वो ड्रोन होते हैं जो केवल आते हैं और सर्वेलेंस करते हैं, आकर के फ़ोटो खींचते हैं, हमें ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम भी तो अपने जहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट के इलाकों में कंसील होकर छुप कर बैठे हैं। और दूसरे उस प्रकार के ड्रोन होते हैं जो आकर के या तो बम फेंकते हैं या ड्रोन के नीचे वो विस्फोटक को बांध देते हैं और वो ड्रोन आके टकरा जाता है, या ऊपर से कुछ बम वगैरह फेंकते हैं। तो ये दोनों प्रकार के ड्रोनों का हमने पाकिस्तान की तरफ से आने वाला देखा और हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि ना कि हम उनको सिर्फ ऑब्ज़र्व कर पा रहे थे या उनको डिटेक्ट कर पा रहे थे कि उनके ड्रोन कहाँ से किस तादाद में आ रहे हैं, और हमारे ग्राउंड सोल्जर्स, हमारी एयरफोर्स और हमारा एयर डिफेंस बहुत बखूबी उन ड्रोनों से निपटने में सक्षम रहा। तो जितनी जगह पे भी पाकिस्तान ने ड्रोन्स की इंट्रूजन की, जिस प्रकार से ड्रोन्स का हमला किया, वो आप देखेंगे तो कहीं पे भी वो ड्रोन्स के हमले कोई बहुत सक्सेसफुल नहीं हुए। हाँ, सारे ड्रोन गिरा दिए गए सब। हाँ, तो उसका श्रेय इसी को जाता है कि हमने ये पहले से एंटीसिपेट किया हुआ था। ये कोई नई चीज़ नहीं थी या जिससे हम सरप्राइज हो जाते हैं या हमें अचंभा हो जाता है कि ये क्या कर दिया है। ये हमने पहले से एंटीसिपेट किया हुआ था कि अगर हम उस पर स्ट्राइक करेंगे तो वो ड्रोन हमारे पे ड्रोन ला सकता है, तो हम उसके लिए तैयार थे। मेजर साहब, ये जो ऑपरेशन सिंदूर तो एक परिस्थितिवश हुआ कि ये जो पहलगाम अटैक हुआ, भारतीय सेना की तैयारी तो हमेशा होती है क्योंकि हमारा एक ऐसा दुश्मन बैठा हुआ है जो कि हमेशा हमारी तरफ देखता रहता है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए कोई खास मतलब सेना के लेवल पर कोई खास आप लोगों को मैसेजिंग थी? ऐसे कोई स्पेसिफिक हमने नहीं किया, बिकॉज इट्स ए पार्ट ऑफ हमारा ड्रिल है कि हर दिन का हमारा बेसिक तरतीब है कि हमारा दुश्मन को टारगेट को स्टडी करना, दुश्मन का अपना रूटीन को स्टडी करना। तो हमारे रूटीन काम है। एंड हमारा सा ये तैयारी ऐसे तैयारी है कि ये सिंदूर होगा तो तैयारी ऐसे कोई अलग से स्पेसिफिक नहीं था, बिकॉज हम पहले से हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे था। तो जैसे मैंने कहा है, जैसे मैंने आप पहले बताया है कि हमको बस यही था कि आदेश कब मिले कब मारना है, बस इतना ही आदेश था। हमको सब अपना अलग से तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज हमको उसी काम को हम डे टू डे बेसिस में हम जवानों से बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं, कंटिजेंसी निकलता है और कंटिजेंसी में डिस्कस करता है, और हम ऐसे सिचुएशन डाल देता है कि दुश्मन ने ऐसे करेगा तो आप क्या करोगे, तो हम उसी में भी सोल्यूशन निकलता है और उसी में भी हम ब्रीफिंग करता है। तो जवान जो है एडिक्वेटली क्लियर था कि मेरा एम क्या है। तो ऐसे हम कोई अलग से हमने कोई तैयारी नहीं किया, जो था उसमें बस हम आदेश का इंतजार था, जो मौका मिल गया हमने जवाब दे दिया। विकास जी, कोई खास मोमेंट है उस समय का जो आपको याद आता है और आप उसको भूलते नहीं हैं, अभी भी आंखों में वो तस्वीर आपके चलती रहती है उस ऑपरेशन के दौरान का? जब हम दुश्मन के ऊपर सटीक फायर डाल रहे थे, उसी दौरान दुश्मन का फायर हमारे ऊपर भारी तादाद में आया था और मतलब एक गोला दुश्मन का हमारे पोस्ट में आके टकरा गया। आप एलएसी पर थे ना उस समय? जी, एलएसी पर थे। उस समय जब टकरने के बाद जवानों का जो मोल था वो मतलब टकरा भी गया और उसको हमने न्यूट्रलाइज भी किया। इस तरीके से मतलब जवानों के अंदर कोई ये नहीं था, डर नहीं था। अच्छा, कितना घातक था वो? मतलब पूरा पोस्ट उड़ सकता था? पूरा पोस्ट उड़ सकता था, पर लेकिन हम क्या है पहले सेफ्टी देखते, हमने उसके लिए हमारी सेफ्टी पहले से की रखी थी, उतना इफेक्ट नहीं हुआ। और उस पोस्ट से उस जो वेपन वहाँ पर लगा था जहाँ से हम फायर कर रहे थे, उस वेपन को
उस जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, ये बड़ी चुनौती थी। उसके दौरान क्या हो रहा था, दुश्मन का आर्टिसलिंग और मोटर के गोले हमारे दाहिने बाएं गिर रहे थे, उसके बीच में वो लेके जाना। और उस दौरान जवानों का जो हौसला था वो बहुत बुलंद था कि इतना फायर के बीच में उसको लेके जाना है। तो फायरिंग लगातार हो रही थी? लगातार हो रही थी, मतलब 24 घंटे फायरिंग चल रही थी? नहीं 24 घंटे नहीं, जो टाइम था उस दौरान का। अच्छा, कोई 2-3 टाइम घंटे। फिक्स किया गया था कि इस समय फायरिंग होगी? नहीं, हमको जो बताया गया था कि इस समय पे फायर, जब दुश्मन ने फायर खोला उसके बाद हमने उनके ऊपर फायर खोला, तो वो जो 2-1 घंटे का समय था। कितने घंटे होता था ये पूरे दिन में फायरिंग? रात में ज़्यादा था या दिन में ज़्यादा था? नहीं, हम जो 10 मई की बात है तो तकरीबन हमारे वहाँ पर 3 या 3.5 घंटा फायरिंग चला। अच्छा। हाँ, उस फायरिंग के दौरान ये कार्रवाई हुई थी और हमने सेफली हमारे वेपन को दूसरी जगह शिफ्ट किया और वहाँ से दोबारा दुश्मन के ऊपर भारी तादाद में फायर डालना शुरू कर दिया। मतलब वो जो बीच का जो माहौल है जवानों का, इतना होने के बावजूद भी वो बिल्कुल मतलब डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उस समय कितने जवान थे तैनात वहाँ पर? उस बंकर के अंदर, जिस बंकर के ऊपर दुश्मन का फायर आ रहा था, उसमें 3 जवान थे। अच्छा। कि उस वेपन को मतलब फायर करने के लिए 3 जवानों की ज़रूरत पड़ती है। वो बंकर तो बहुत छोटा होता होगा, उसमें मतलब वहाँ पर वेपन और हमारा कुछ सामान भी रखा होता है, जैसे एम्यूनिशन रखा होता है, उस प्रकार से होता है। तो मतलब वो जो बम आया था आप लोगों की तरफ, यदि वो पूरा पोस्ट उड़ा सकता था? उड़ा सकता था। और उसीलिए उस अप्रोच को हमने कवर करने के लिए दूसरी जगह से एनिमी के ऊपर फायर किया, तो जो फायर आ रहा था उस पोस्ट पर वो आना बंद हो गया। अच्छा, उसके बाद से? उसके बाद सर, कोई इंस्पायरिंग मोमेंट आपको याद आ रहा है जो इंडियन आर्मी की यूनिटी के बारे में, जो आपको याद हो कि हमने कैसे पूरी सेना मिल करके एक साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी? एक छोटा सा वाकया मुझे याद आ रहा है, आपने पूछा तो जब 6-7 मई की रात पे हमने स्ट्राइक स्टार्ट किया पाकिस्तान के टेरर के ठिकानों पे, तो अपना फायर जारी करने के तकरीबन 15 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान का भारी गोलाबारी हमारे ऊपर आने लग गया था। सेम डे, मतलब स्ट्राइक के तुरंत बाद? स्ट्राइक के साथ साथ इधर से मतलब इंडियन आर्मी का स्ट्राइक हुआ और उधर से हमारा स्ट्राइक अभी चल रहा है, एक के बाद एक गोला हम फायर करते जा रहे हैं। तो 15 मिनट के बाद पाकिस्तान भी हम पे आर्टिलरी के गोले फेंकने लगा, उसका हमारे आसपास आकर के गोले गिरने लग गए। तकरीबन 20-22 मिनट तक हमारा जो फायर असॉल्ट था वो ख़त्म हो गया और अभी हमें आदेश था कि उसके बाद हम अपने इक्विपमेंट को सुरक्षित करके बंकर में चले जाएं। तो हम जब एनिमी का फायर आता था तो हम बंकर में चले जाते थे, और जब बीच में एनिमी का फायर नहीं आता था तो हम बाहर निकलते थे एक बार जायज़ा लेने के लिए कि सब कुछ सही है या ऐसी कोई और सिक्योरिटी रिस्क तो नहीं खड़ा हो गया या कोई डैमेज तो नहीं हुआ है, और जवाबी फायर भी उस समय हम करते थे। तो जिस बंकर में हम थे, तो यूनिटी की आपने बात की, तो अगर बंकर में हम जैसे फायर रुका तो मैं देख रहा था कि जो जूनियर मोस्ट जवान अग्निवीर से लेकर के और सीनियर भी जो हमारे साथ थे, वो सब बंकर से बाहर निकल कर अपनी अपनी ड्यूटी करने लगते थे। तो किसी के भी उस समय ऐसा नहीं था कि बाहर फायर चल रहा है या मुझे डर लगे या मैं घबरा जाऊं या मैं बाहर नहीं जाऊं। एक नॉर्मल इंसान की क्या रहेगी फीलिंग कि अगर बाहर आटी के गोले बरस रहे हैं तो वो बाहर नहीं निकलना चाहेगा, वो अंदर ही बंकर के अंदर सेफ्टी के अंदर रहना चाहेगा। बट वहाँ पे ये यूनिटी मैंने देखी कि मेरे जितने जवान थे वो सब निकल करके बाहर निकल जाएंगे, मेरे साथ ही सब हम जाएंगे। फिर जब आवाज़ आएगी कि अब दोबारा शायद फायर आने वाला है, फिर दोबारा अंदर आ जाएंगे। तो दैट इज़ समथिंग जो बहुत, तो आपका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट था कि आपको अपने बटालियन को, अपनी टीम को, अपने जवानों को भी वो रखना था, सुरक्षित भी रखना था, उनकी हौसला अफजाई भी करनी थी, साथ ही साथ दुश्मन पर निशाना भी साधना था। देखिए, उस समय पे मैं अपनी यूनिट का कमान अधिकारी का ड्यूटी निभा रहा था। तो कमान अधिकारी होने के नाते अपनी यूनिट को वॉर में कमांड करना, अपनी यूनिट की ऑपरेशंस को पूरी तरीके से प्लान करना, और एग्जीक्यूशन में जो चीज़ भी करने की ज़रूरत है उसमें जवानों को जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे अगर गन कहाँ पे डिप्लॉय होगी तो ये इस चीज़ में अपनी मार्गदर्शन देना उनको, और साथ साथ उनको मोटिवेटेड भी रखना कि आप इस जंग को बिल्कुल हाई मोरल एंड मोटिवेशन के साथ लड़ सकें। सर, उस दौरान काफ़ी फेक मिस इन्फॉर्मेशंस भी काफ़ी आ रही थी पाकिस्तान की तरफ से, काफ़ी
तो उसको कैसे डील कर रही थी सेना? देखिए मेरा कंपनी मैं ऐसे कंपनी कमांडर हूँ, मेरा कंपनी लेवल में ऐसे देखा जाए तो जितना भी जो आदेश हमारे पास जो आते हैं तो हम पूरा जो आदेश क्लियर हम नीचे लेवल तक सब बता देते हैं, सब जूनियर मोस्ट जवान तक। एंड ऐसा कोई मौका नहीं देता है कि वो जवानों के पास जो फैक्ट, जो कहानी, जो नैरेटिव जो उनका पास पहुँचे। एंड उसकी काउंटर करने का तरीका बहुत सारे तरीका है कि हम वो हेडक्वार्टर लेवल में काफ़ी सारे तरीका है, बट ऐसे कंपनी लेवल में मैं अगर बोले तो जब भी कोई भी ऐसे कोई इशू, कोई भी डाउट किसी पर आता है तो हम बुलाता है कि समझाता है कि ये उनका ये है, ये प्रोपेगेंडा है, ऐसो है। तो हम पूरा हमको क्लियर कट बता देता है कि पूरा समझा देता है कि ये कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा वाला ये बताना चाह रहा है, कौन सा बताना चाह रहा है। तो हम अपना नीचे लेवल में पूरा क्लियर कट बता देता है कि क्लियर कट बता देता है। सो हम रेगुलर ब्रेनस्टॉर्म करता है कि हम डे टू डे डेली बेसिस में हम कहते हैं कि हम अपना ऑपरेशनल एक्टिविटी के अलावा हम बताता है कि हम देश पे क्या क्या चल रहा है, ऐसे रोल कॉल का थ्रू एंड ऐसे सैनिक सम्मेलन का थ्रू तो बता देता है। तो जवान समझ में आ जाती है, समझ में आ जाता है, क्लियर समझ में आ जाता है। एंड एट द सेम टाइम हमने कोई प्रोपेगेंडा हमको अपना यूनिट में पहुंचने ही नहीं देते, वहाँ पे पहुंचने नहीं देते। अगर पहुंचा भी तो हम क्लियरफाई कर देते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, कौन सा सही है, कौन गलत है। हम उसी जगह उस टाइम पे हम क्लियरफाई कर देते हैं, सही सूचनाएं जो है पहुंचा देते हैं। इस ऑपरेशन सिंदूर का कोई उससे आपको लग रहा है कि कोई मैसेज मिला है हमें, कुछ लेसन क्या सीखा गया? मैं देश के युवकों को ये बताना चाहूँगा कि वो अपनी मेहनत और देशभक्ति अपने जीवन में अपनाएं और देश सेवा ही सबसे बड़ा सम्मान होता है। वैसे तो बहुत सारे लेसन ऐसे ऑपरेशन से उभर के आते हैं जिनसे हम सिखलाई लेते हैं फ्यूचर ऑपरेशंस की प्लानिंग के लिए। बट दो बहुत मुख्य लेसन हमने जो सीखे हैं वो ये है कि एक तो सभी यूनिट्स को या आर्मी की यूनिट्स को निरंतर तैयार रहना है। तो ऐसा नहीं कभी मौका मिलेगा कि आपको समय दिया जाएगा कि आप तैयार होंगे और फिर ऑपरेशन होंगे। तो निरंतर हमेशा एक तैयारी का स्तर मेंटेन करके रखना है यूनिट में, जो कि हम करते भी आए हैं इससे पहले। तो उसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी और रीइंफोर्स हुई है। दूसरा और ज़्यादा प्रबल जो लेसन हमारे सामने उभर के आया है वो ये है कि अब जो वॉरफेयर का तरीका है वो धीरे धीरे बदल रहा है, काफ़ी बदल गया है। अब ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तीव्र गति से हो रहा है। बहुत नई आधुनिक टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं जो कि जैसे ड्रोन हो गए, सैटेलाइट इमेजरी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉर हो गया। तो इन सब टेक्नोलॉजीज़ में आज के सोल्जर को महारत हासिल करते रहना है निरंतर। तो इनको कैसे सीखना है और कैसे इनको सीखते सीखते अपनी वॉरफेयर में शामिल रखना है और इसमें महारत हासिल करनी है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण लेसन है जो हमने सीखा। तो सेना तकनीक को किस तरह से अपना रही है, तेज़ी से अपना रही है, और इस पर अब तो बजट भी काफ़ी, डिफेंस का बजट भी काफ़ी है, बढ़ गया है। किस तरह से टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं? देखिए ये दशक ही परिवर्तन का दशक बोला गया है। आर्मी और मैं तो कहूँगा पूरी आर्म्ड फोर्सेस ही एक ट्रांसफॉर्मेशन के डिकेड से गुजर रही है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत आधुनिक टेक्नोलॉजीज़ लाइक ड्रोन हो गए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो गया, मिसाइल्स हो गई, इवन जो छोटे से छोटे वेपन से लेके बड़े से बड़े वेपन तक के अंदर कुछ ना कुछ आधुनिकरण हो रहा है। साथ साथ ये सब अब इंडिया में बनना भी शुरू हो रहा है। तो ये सब जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं ये धीरे धीरे हमें ट्रांसफॉर्म कर रही हैं, और ये अभी यूनिट लेवल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं, बहुत सारे आधुनिक हथियार ऐसे आ रहे हैं जो कि आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जा रहे हैं। तो एज सोल्जर्स हमारा काम बनता है कि उन आधुनिक तकनीकों को अपनाएं, सीखें, उनमें महारत हासिल करें जल्दी से जल्दी, और उनको कैसे अपनी लड़ाई में, कैसे अपने ऑपरेशंस के अंदर इंटीग्रेट करना है, किस तरीके से उनका इस्तेमाल करना है ताकि हम अपनी वॉर फाइटिंग स्किल को और ज़्यादा होन कर सकें। ये हमारा टास्क है समय। सर ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये हमने देखा कि सिर्फ थल सेना नहीं, वायुसेना, नौसेना सब मिलकर लड़ रहे थे इस ऑपरेशन को। आप लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि थल सेना ने क्या किया है, वायुसेना ने क्या किया है, ये जवानों के पास आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही थी? देखिए आर्मी ना एक कोर प्रिंसिपल पे फॉलो करती है ऐसे ऑपरेशंस में, जिसको बोलते हैं नीड टू नो बेसिस। नीड टू नो बेसिस का मतलब ये है कि
जिस आदमी को जिस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है उतना ही दिया उसे जाता उतनी ही इन्फॉर्मेशन दी जाती है। है। ओके। एयरफोर्स इस समय क्या कर रही है, अगर मेरा ये उस समय जानना ज़रूरी नहीं है तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन उस समय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ये पता है कि मुझे क्या करना अपने ऑपरेशन करने के लिए क्या चीज़ कब करनी है, कैसे करनी है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए। हो सकता है कि मेरे बगल वाली यूनिट ही जो कर रही हो, अगर मेरे ऑपरेशन से उसका संबंध नहीं पड़ रहा है तो हो सकता है मुझे वो भी नहीं बताया जाएगा। इससे एक लेवल की गोपनीयता भी मेंटेन रहती है और हमारा दिमाग भी क्लटर नहीं होता, अपने ऑपरेशन पे फोकस और एकाग्र रहता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्लियर है। जितना मुझे उसको करने के लिए जानने की ज़रूरत है उतना ही इन्फॉर्मेशन मुझे दिया जाएगा। सर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ ऐसे इमोशनल मोमेंट कोई आया आप लोगों के मन में या कुछ ख्यालों में कुछ? ऐसा कोई इमोशनल मोमेंट नहीं था मैम, क्योंकि हम जो भी जवान एक साथ दुश्मन के ऊपर फायर डाल रहे थे और मतलब हमारा टारगेट एक ही था कि दुश्मन को बर्बाद करना। जो हमको टारगेट दिए हुए थे उन टारगेट को बर्बाद करना, और हम वो एम लेके बैठे थे। और हमारे सीनियर्स हमको बार बार मतलब मैसेज दे रहे थे कि कोई नहीं, आप लड़ सकते हो और लड़ना है। तो हम उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे एम को अपना रहे थे। आप लोग कितने घंटे सो पा रहे थे? नींद आ रही थी या एक मतलब ये सवाल तो पूछना लाजमी होता है क्योंकि मैं पता है कि आप अथक लगातार आप दिन रात काम कर रहे थे आप लोग। जिस दिन स्टार्ट हुई उसी दिन से सोए नहीं। खाना खाए नहीं खाया पता ही नहीं, बट हम इतना श्योर था कि गोली चल रहा था। बस कुछ नहीं, लिटरली मेरा साथ जो भी कंपनी में रहा उसने एक मिनट भी नींद नहीं लिए होंगे स्टार्टिंग, मतलब जिस दिन स्टार्ट हुई उस दिन से। तो एक्चुअली फिर भी ऐसे कोई महसूस नहीं हुआ है कि हम सोए नहीं, थके कभी महसूस नहीं हुआ है। जब नींद जब ख़त्म हो जाते तब क्या होता है कि जब हमारा गोला, हमारा फायर दुश्मन की बंकर पे फायर कर रहे हैं, हमारा सामने दुश्मन के बंकर गिर रहे हैं। जब मेरा एरिया में जब बोले तो वो 1000 मीटर से स्टार्ट है, 1000 मीटर से स्टार्ट है, 1200 मीटर में स्टार्ट है। तो हमारा सामने कैमरा, हमने सारे एनिमी का बंकर में हमने कैमरा सब लगाया हुआ थे, फोकस किया हुआ थे। हमारा सामने हमारा फायर से दुश्मन का बंकर गिर रहा है, जो हमारा सामने उनका संतरी खड़ा होता है, वो बंकर हमारा सामने गिरता हुआ देखता है। तब हम आपस में भाई हमने कर दिया अपना काम बस। एंड दुश्मन की बंकर आग जल रहा है पूरा, इनकी आग पूरा जल रहा है। तो बस यही था कि बस करना है। तो हमको नींद आना नहीं आना वो तो बाहर की बात है, बस हमने अपना काम को पूरा किया है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि ऐसे समय पे आपको शायद सुनने में अजीब लगे, बट आपको 3, 4, 5 दिन आप सोए नहीं हैं। और सोए कैसे हैं कि आधा घंटा कभी थोड़ा सा बैठे बैठे सो लिए, फिर जाग गए, फिर काम कर रहे हैं। खाना खाया नहीं खाया पता नहीं, लेकिन नहीं पता लगता है। उस समय एक दूसरे तरह का एक मतलब हम सब महसूस कर रहे थे। आप लोग तो वहाँ लड़ रहे थे, आप तो मुकाबला कर रहे थे, जवाब दे रहे थे उनको। हमारा बंकर में दुश्मन की फायर आए, हमको पता ही नहीं। इतना तक था कि जब हमको पता चला कि थोड़ा लाइट नज़र आया, हम फायर कर रहे थे, थोड़ा हल्की सी लाइट नज़र आया कि ये लाइट क्या हो गया, थोड़ा लल परेड में, तो देखा कि ये तो दुश्मन का फायर है। तो इतना तक इंटेंस था जब हम मिसाइल हमले हो रहे थे। हाँ, इतना तक दुश्मन की फायर मतलब आया था, बट कोई नुकसान कुछ नहीं हुआ था। बट देन जो हम कुछ जगह पे जो आते तो उसमें हमको महसूस नहीं हुआ कि फायर आया था। तब पता चला कि जब थोड़ा लाइट बाहर वाला लाइट अंदर आया तब हमको फील हुआ कि अच्छा दुश्मन का फायर भी आया। तो ऐसा माहौल था कि अब बस ऑल आउट कि कोई फर्क नहीं, दुश्मन क्या कर रहा है वो समझ नहीं पा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या करना है ये पता था, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो मारो हमें मारेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं मारोगे तो आप मारोगे, जो डर गया वो मर गया, बस वो था। बस एनिमी का फायर तो हम एंटिसिपेट कर ही रहे थे, हमने पहले ही आना ही है, मतलब हम उस पर फायर करेंगे तो वो भी फायर करेगा। तो उससे बचने के लिए हम कैसे तैयारी करेंगे वो हमने कर रखी है।
तो अपनी ट्रेनिंग पे, अपनी तैयारी पे, अपने जिस तरीके से मैं अपना प्रोसीजर कर रहा हूँ उस पर अगर मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे विश्वास है, तो डरने की कोई बात नहीं है। आप जहाँ तैनात थे वहाँ किस तरह के हालात थे वहाँ पर? हमेशा जब भी गोलीबारी होती है वो फेजेस में होती है, यानी कि एनिमी के पास भी इतनी अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है कि वो हमारे पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल पे लगातार बमबारी कर सकता है। तो वो कुछ देर तक इनकी पोस्ट के ऊपर बमबारी करेगा, फिर कुछ देर तक इनकी पोस्ट पे बमबारी करेगा, फिर कुछ देर तक मेरी पोस्ट पे बमबारी करेगा, इस कोशिश में कि जो कुछ ना कुछ हानि वो पहुंचा सके। तो ये अंदेशा हम लगा करके हमारा काम ये होता है ऐसी सिचुएशन में कि हम कैसे अपने आप को दुश्मन की बमबारी या दुश्मन की एक्शन से सेफ गार्ड कर सकें, कैसे अपने इक्विपमेंट को बचाएं, कैसे अपने जवानों को सुरक्षित रखें और कैसे फिर उसका मुंह तोड़ जवाब दें। तो वो प्रोसीजर हमारी ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा है और वो हम मतलब लगातार एक कल्चर की तरह फॉलो करते हैं और उसके अंदर हम उनका सक्सेसफुली उसके एक्शन को रोक भी पाए और दुश्मन को जवाब भी दे पाए। विकास जी, आपको सेना मेडल मिला है, वो कौन सा खास मतलब आपका सबसे ज़्यादा योगदान क्या रहा इस ऑपरेशन में? ये मैम पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मेडल मेरे लिए एक अवार्ड है, पर मैं ये मेडल मेरे जवानों को समर्पित करता हूँ। अभी उस सिचुएशन में जब मैं एलसी पर डिप्लॉय था और मुझे टारगेट दिया गया था, तो मैं पहले बताया आपको कि मैं एटीजम यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल टेट का हिस्सा था और मैंने पहले से मतलब हमारे जो सीनियर अधिकारी होते हैं वो पहले से हमको टारगेट देते कि भाई ये आपका टारगेट है, चाहे कुछ भी जाए इसको बर्बाद करना है। और मेरा वो एम था कि इस टारगेट को मैंने हिट करना है। जिस सिचुएशन आई, जिस सिचुएशन के ऊपर हमारे पोस्ट पर गोला आया, उसके बाद हमने वहाँ से उस लॉन्चर और मिसाइल को उठाया। 400 मीटर पीछे भारी आर्टिके गोला बारी के बीच में कठिन रास्ते का इस्तेमाल करते हुए हमने उस लॉन्चर को दूसरी जगह पर लेके गए। अच्छा। और वहाँ से दुश्मन को जो मेरे को टारगेट दिया था उस टारगेट के ऊपर हमने हिट किया और उस टारगेट को हमने निस्तानाबूद किया। और उस दौरान जो हमारे यूनिट के ऊपर फायर आ रही थी वो बंद हो गई। मतलब दुश्मन को हमने घुटना टेकने के लिए मजबूर कर दिया। वो लॉन्चर जब बड़ी मुश्किल से निकाल के आप लोग लेकर के गए। निकल के लेके गए। इनपुई साहब, मेजर साहब, जब आपको ये पता चला कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है और इसमें पार्टिसिपेट करना है, उस समय कैसा महसूस हुआ था? जब ये हमको ये पहलगाम के बाद बस हमारा अंदाज़ा था कि पक्का कुछ न कुछ बड़ा ऑपरेशन होगा एंड यही दिन की इंतज़ार थे। मैं नहीं, सभी जवान एंड बहुत कम लोग को इस ऑपरेशन में, ऐसे ऑपरेशन को में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तो आई टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। इट्स ए प्राउड मोमेंट कि हमको ऐसा कोई मोमेंट को हमको जो भी टास्क मिले हमने पूरा हमारा 110% करने का हमको मौका मिला। तो आई टेक इट इज एज एन ग्रेट अपॉर्चुनिटी बीइंग अ पर्सन इन यूनिफॉर्म लाइक मी in such an active line of control. So it's an honor for me to take part in Operation Sindoor. इस यूनिफॉर्म ने ही जो पहलगाम अटैक के बाद जो देशवासियों में गम था, एक गुस्सा था, इस यूनिफॉर्म ने साबित किया, दिखा दिया देशवासियों को कि हमारी सेना कैसे जो है दुश्मन का मुकाबला कर सकती है, कैसे उसको जवाब दे सकती है। जो भावनाएं उस समय हम लोगों के दिल में थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, निश्चित तौर पर आप लोगों के परिवार में भी हुआ होगा, ये भावना होगी। और जब ये आप लोग इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे तब आपके परिवार वाले क्या सोच रहे थे? सबसे पहले ये ऑपरेशन जब सिंदूर शुरू हुआ उस दौरान मुझे फ़ोन आया था कि आप कहाँ हो। तो मैं बोला तो मैं हेडक्वार्टर में हूँ। मतलब उनको ये इन्फॉर्मेशन हमने नहीं दी थी कि मैं एक्चुअली मूवमेंट जो है मेरा कि मैं आगे लड़ रहा हूँ करके। अच्छा। हाँ हाँ, हमने नहीं बताया उनको। जब मैं ऑपरेशन सिंदूर हो गया उसके बाद उनको पता चला कि मैं ऑपरेशन सिंदूर में था। अच्छा। और हमने ये कार्रवाई की, तब मेरे घर वाले और मेरे गाँव वाले उन्होंने मेरा बढ़िया सा स्वागत किया और उनको गर्व महसूस हुआ। नहीं, निश्चित तौर पर आप लोगों ने जो किया उस पर हम सबको बहुत गर्व है। सर, आपके परिवार, आपने भी अपने परिवार में अपनी पत्नी को नहीं बताया, बच्चों को नहीं बताया कि आप इस ऑपरेशन में शामिल हैं?
मैंने नहीं बताया, बट इनको जरूर पता था कि मैं बॉर्डर में था, लाइन ऑफ कंट्रोल में था। एहसास हो गया था। हाँ, इतना पता है कि वो पक्का कर रहे होंगे, बट देन ये क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा है, मैं कौन सा लोकेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, इनको कुछ नहीं पता था। बट इट्स ऑल द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी। माँ का ब्लेसिंग्स, घर सभी बीवी बच्चा का सारे ब्लेसिंग आशीर्वाद हमारा साथ था, तो हमको कुछ नहीं हुआ। तो एज फैमिली इज़ द बैकबोन। हमें अगर हम जो भी करें, अगर फैमिली साथ है, फैमिली परिवार का ब्लेसिंग साथ है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो हमारा इक्वली जो हमारा इम्पोर्टेंट है कि फैमिली में जो घर में जो बैठा है, सो दैट वी कैन डू आवर मिशन सक्सेसफुली। मिशन को सक्सेसफुली आप लोगों ने कंप्लीट किया। आपने कहा कि आप सोए नहीं आप लोग कई दिनों तक। उन्होंने कहा कि परिवार को नहीं बताया। आपके परिवार वाले क्या सोच रहे थे उस समय? मैं जब अपनी यूनिट को लेकर के निकला था, तो हमने भी एक मैंने अपने परिवार को और मेरे सभी जवानों ने अपने परिवारजनों को झूठ ही कहा था कि हम ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं। उनको नहीं आइडिया था कि हम कश्मीर की तरफ चले जाएंगे या जैसा भी है। और समझ तो मुझे लगा कि शायद मेरी मदर को या मेरी वाइफ को समझ तो आ गया होगा, बट उन्होंने मुझसे कभी ऐसा फ़ोन करके पूछा नहीं कि तुम ये न्यूज़ में सब चल रहा है, तुम कहाँ हो, नहीं हो। ना ही मैंने बताया अंत तक। जब वापस आया तो बताया कि थोड़ा बहुत ऑपरेशन में थे, तब भी पूरी डिटेल से नहीं बताया। मेरे घर वालों को कंप्लीट क्लैरिटी से तभी पता लगा जब पिछले अगस्त में मुझे वीर चक्र अनाउंस किया गया। उस समय दे रियलाइज्ड कि ये अभी तक ये झूठ बोलता रहा है और क्लियर पिक्चर नहीं दे रहा था। बट मैं एक और एस्पेक्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि फैमिलीज़ एक्चुअली हमारी बैकबोन है। मतलब एक हमारी फैमिलीज़ पीछे एक फ़ौजी की फैमिली होना एक आसान काम नहीं है। सही बात है, ये को एक वही समझ सकता है जो फ़ौजी के परिवारों से है। हाँ, तो अब जैसे मैं अपने साथ अपने जवानों को लेकर के चला गया हूँ और घर पे बात नहीं हो पा रही, मेरी भी बात नहीं हो पा रही, मेरे जवान भी घर पे अपने बात नहीं कर पा रहे हैं। किसी के बच्चे की स्कूल की फ़ीस पेंडिंग है, किसी का गैस का सिलेंडर ख़त्म हो रहा है। इन सब चीज़ों को हैंडल करने में भी जो पीछे जो ऑफिसर्स हैं, जेसीओज़ हैं, एनसीओज़ हैं, इनकी जो वाइफ्स हैं, ये बहुत इनिशिएटिव लिया इन्होंने और बाकी आपस में मिलजुल कर इतनी एक सपोर्ट स्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट किया कि किसी के भी घर पे कोई समस्या है, किसी को अस्पताल जाना है, किसी के बच्चे को चोट लगा है, किसी को कोई भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी समस्या हो रही है, तो लेडीज़ ने ये चीज़ें आपस में ही हैंडल कर ली, आपको परेशान नहीं किया और हमारे तक ये आने नहीं दी, ताकि हम अपने मिशंस पे, अपने ऑपरेशंस पे फोकस कर सकें और हम में से किसी भी जवान को ऐसा ना लगे कि पीछे घर में कोई टेंशन हो गई है। नारी शक्ति मातृशक्ति होती है, तो पुरुषों को एक बहुत ज़रूरी है, संबल तो मिलता ही है, एक सहारा तो मिलता ही है। पता नहीं सर, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मेरा मन भारी सा हो रहा है। उस पहलगाम अटैक के बारे में सोचती हूँ, उसके बारे में, तो उस समय जो दुख पीड़ा हम सब ने महसूस की थी, लेकिन आप लोगों ने जो वीरता दिखाई, जो साहस दिखाया, जिस तरह से भारतीय सेना ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, उससे हमने पाकिस्तान को दिखा दिया कि गलती मत करना, दोबारा मत आना, दोबारा ये गुस्ताखी मत करना, वरना हमारी सेना जो है तुम्हें जड़ से मिटा देगी। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आप जैसे वीर जवानों के साथ मुझे बातचीत करने का मौका मिला है। ये मेरे लिए गर्व का क्षण है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो आने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।